नमस्कार विद्यार्थियों। हम डिस्कस करने वाले हैं आज फिजिकल ज्योग्राफी और उसके साथ साथ ही हम ही जो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस को एक बार जरूर देखेंगे। अभी तक जो हमने क्लासेस ली है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को मिलकर हमने सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं जो हमारा पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमने सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा कि अर्थ का निर्माण किस प्रकार से हुआ और अर्थ के निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार की थ्योरीज को डिस्कस किया। और इन थ्योरीज के अंतर्गत हमने ड्यूलिस्टिक एंड मोनिस्टिक थ्योरीज को डिस्कस किया कि किस प्रकार से एक तारे ने मिलकर हमारे विभिन्न ग्रहों का निर्माण किया या दो से अधिक ग्रहों ने मिलकर हमारे पृथ्वी का निर्माण किया। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की मोनिस्टिक एंड ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस के अंतर्गत हमने विभिन्न हाइपोथेसिस को डिस्कस किया और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि हमारी अर्थ की बनावट किस प्रकार की है। तो अर्थ की बनावट को जानने से पहले हमने ये जाना था कि अर्थ की बनावट को जानने के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ आपके जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सोर्सेज और कुछ अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है उसके बारे में डिस्कस किया। डायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्सेज है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ डायरेक्टली जिस प्रकार से वल्केनिज्म हुआ तो वल्केनिज्म से जो लावा निकला है उस लावे से हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट है वो काफ़ी हॉट है। और इसी प्रकार से जो अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक के दौरान निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जो वेव्स है उस वेव को स्टडी करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ के जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स देखने को मिल सकते हैं। फिर हमने थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस को पढ़ा। थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस के अंतर्गत हमने बेसिकली सबसे पहले हमने एरी को पढ़ा, एरी के बाद हमने प्राट को पढ़ा, फिर आर्थर होम्स, जॉली और विभिन्न प्रकार के जो अन्य विद्वान थे उन सभी विद्वानों की विभिन्न थ्योरीज के बारे में हमने डिस्कस किया और फाइनली ग्लोबल आइसोस्टेसिस जो सिस्टम है उसको समझा और हमने जाना कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है वो बैलेंस बनाए रखती है। हाइट एंड डेंसिटी में किसी प्रकार का रिलेशन पाया जाता है वो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद अर्थ मूवमेंट आती है तो अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में बात किया। तो कुछ इंडोजेनेटिक और कुछ एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया कि कुछ अंतर्जात बल होते हैं और कुछ बहिर्जात बल होते हैं जो मिलकर पृथ्वी पर संतुलन तथा असंतुलन उत्पन्न करते हैं और फाइनली एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। इसके अंतर्गत हमने फोर्स एंड फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि जो वलन है तो वलन के अंतर्गत जो फोर्स वर्क करता है वो कंप्रेशनल फोर्स वर्क करता है और जो फोल्ड्स रहते हैं उसमें दूसरा जो बल रहता है वो टेंशन फोर्स रहता है। तो अलग अलग इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम रॉक्स पर पहुंचे तो रॉक्स की क्लासिफिकेशन, रॉक्स कितने प्रकार की होती है तो इग्नियस रॉक, आपका सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड वन जो है वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक यानी आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने रॉक साइकिल को भी डिस्कस किया कि किस प्रकार से एक जो रॉक है वो दूसरी फॉर्म के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट यूनिट हुआ। सेकंड यूनिट के अंतर्गत हमने अर्थक्वेक को पढ़ा कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कौन कौन से कारक हैं जो अर्थक्वेक लाने में सहयोग करते हैं, अर्थक्वेक से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अर्थक्वेक के क्या प्रभाव रहते हैं तथा अर्थक्वेक किस प्रकार से हमारे लिए एक बेनिफिशियल भी रह सकता है या नुकसानदायक भी रह सकता है। तो इन सभी डिस्कस करने। इस अर्थक्वेक के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की जो भूगर्भिक तरंगे हैं उन तरंगों के बारे में डिस्कस किया था कि भूगर्भिक जो तरंगे हैं, अगर हम भूगर्भिक तरंगों की बात करते हैं तो हम केवल और पी एंड एस के बारे में बात करते हैं, एल वेव्स को इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं करते हैं। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, विभिन्न प्रकार की वेव पी एस एल, उनका नेचर, कौन सी ट्रांसवर्स है, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सी आपके साउंड वेव्स की तरफ वर्क करती है और कौन सी लाइट वेव्स की तरफ काम करती है। तो इन सभी के बारे में हमने अर्थक्वेक के अंतर्गत पढ़ा। फिर वल्केनो के पार्ट, वल्केनिज्म क्यों होता है, वल्केनो से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो कुछ आपके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसके अंतर्गत हमने बैथोलेथ, फैकोलेथ, लैकोलेथ, सिल्ट, डाइक, सिल्ट के बारे में डिस्कस किया। वल्केनिज्म कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है। उसके बाद हमने मेजर लैंड फॉर्म्स को डिस्कस किया। तो मेजर लैंड फॉर्म्स के अंदर माउंटेन्स, डियर
टाइप्स, कौन कौन से पर्वत होते हैं, पर्वतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मैदान, मैदानों के प्रकार, पठार, पठारों के प्रकार, झीलें तथा झीलों के विभिन्न प्रकार के बारे में डिस्कस किया। बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत हमने सबसे पहला वेदरिंग को पढ़ा कि किसी प्रकार से अपक्षय और किसी प्रकार से डेनुडेशन। डेनुडेशन की एक प्रोसेस जिसे अनाच्छादन कहा जाता है, अनाच्छादन के अंतर्गत वेदरिंग तथा इसके साथ ही हम इसके अंतर्गत इरोजनल प्रोसेस को भी इंक्लूड करते हैं। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन क्या है कि किस प्रकार से एक सामान्य अपरदन की जो संकल्पना है वो चलती है। इसी के साथ साथ में नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन के अंतर्गत हमने डेविस को पढ़ा, डेविस के ट्राइकर्ड्स के बारे में पढ़ा कि डेविस के जिस प्रकार से संरचना, प्रक्रिया, प्रक्रम और जो आपके उत्पाद है, यानी आपका किस प्रकार से एक लैंड स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद किसी प्रकार से वो धीरे धीरे कर सकते हैं इरोजनल होकर लास्ट फाइनली जो पेनिप्लेन के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो साइकिल जो पढ़ा था हमने इरोजन का, वो था हमारा वॉल्टर पैंक का। वॉल्टर पैंक क्या कहता है, तो इन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज के अंतर्गत अवस्थिजिंडे शब्द का प्रयोग किया। किस प्रकार से अवस्थिजिंडे, अफस्तिजिंडे, ग्लिक फॉर्मिंग ये फॉर्म होते हैं, किसी प्रकार से उन्होंने अवस्था और विकास शब्दों की परिभाषा दी और अपने इरोजनल साइकिल को आपने स्टार्ट किया कि किस प्रकार से वो फाइनली इंड्रिफ्ट तक पहुंचता है। फिर उसके बाद रिवर्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो रिवर्स के स्ट्रक्चर को हमने दो भागों में डिवाइड किया, कुछ इरोजनल यानी अपरदन से निर्मित स्ट्रक्चर और कोई जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं निक्षेपण से निर्मित। दोनों ही स्ट्रक्चर्स को हमने अलग अलग पढ़ा। फिर वाटर का क्या वर्क रहता है, किस प्रकार से वो पानी चट्टानों को घोलता है या किस प्रकार से चलता है। यहाँ से वेदरिंग के अंतर्गत हमने कुछ डिस्कस यहाँ पर उसके प्रकार के बारे में डिस्कस किया था कि केमिकली वेदरिंग क्या होती है, आपके फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिक जो वेदरिंग होता है वो क्या होता है। इसके बाद हम रिवर्स के बाद में ग्लेशियर्स यानी हिमानी के निर्मित शिलाकृतियों के बारे में, वही इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों को अलग अलग पढ़ा। फिर आपके अंडरग्राउंड वाटर के अंतर्गत आपके क्रास्ट जो शिलाकृति है, इसके अंतर्गत आपने युवाला, पॉलजे, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ, गुफा, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स को, लैपीज वगैरह को डिस्कस किया। फिर है विंड्स की जो कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर्स को हम दो भागों में वैसे डिवाइड करते हैं, एक इरोजनल एक डिपोजिशनल, जिसके अंतर्गत हमने सैंड ड्यून्स को पढ़ा। सैंड ड्यून्स के अलग अलग प्रकार भी पढ़े कि अलग अलग जो प्रकार के जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स किस प्रकार से बनते हैं, बरखान, सीप, ये अलग अलग प्रकार के जो सैंड ड्यून्स होते हैं किस प्रकार से बनता है। इसके अलावा हमने ड्राई कांटर, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, मशरूम रॉक, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया और इस प्रकार से फाइनली हमारा जो यूनिट नंबर थर्ड है वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 में हमने स्टार्ट किया था, देखिएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों यूनिट जो है, ये तीनों ही यूनिट जो है हमारे स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर से रिलेटेड है। हम लिथोस्फेयर के अंतर्गत इसको डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी का जो चट्टान मंडल है या स्थल मंडल है उसके अंतर्गत ये 3 यूनिट आपके शामिल की जाती है। यूनिट नंबर 4 है वो पूरी की पूरी आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है और यूनिट नंबर जो 5 है वो आपके हाइड्रोस्फेयर से रिलेटेड है। तो बात करते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल किस प्रकार से बना है और किस प्रकार से यानी कौन कौन सी गैसें मिलकर इसके संगठन को तैयार करती है, तथा हमने ये भी देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। जैसे जैसे हम अर्थ से सन की तरफ जाते हैं यानी टुवर्ड्स सन यानी अर्थ से हम सन की तरफ जाते हैं, तो किस प्रकार से आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका एक्सोस्फेयर या विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि जो मंडल मिजोस्फेयर वगैरह, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, ये अलग अलग प्रकार के स्फेयर्स जो है किस प्रकार से कौन कौन सी गैसें हैं, कितनी हाइट पर मिलती है, कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, इन सभी के बारे में हमने इस स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया। फिर इंसुलेशन एंड टेम्परेचर दोनों में फ़र्क होता है, ये भी जाना कि इंसुलेशन क्या होता है, कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से हमारा हीट बजट जो रहता है वो
आपके स्थिर रहता है और लगातार पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार सही तरीके से बना रहता है। इसी प्रकार से इंसोलेंसेस के साथ साथ में हमने इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर के अंतर्गत हमने नॉर्मल लैप्स रेट जो है किस प्रकार से हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर आपके कम होता है और गहराई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है तो टेम्परेचर का जो हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में यानी लैटिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हम आए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से एटमॉस्फेरिक बेल्ट क्रिएट होते हैं। तो हमने 7 बेल्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि 7 वायुदाब की पेटियां निर्मित होती है जिसमें से ताप जो रहती है यानी 3 जो रहती है वो थर्मल बेस्ड प्रेशर बेल्ट रहते हैं और 4 जो रहती है वो डायनेमिक प्रेशर बेल्ट के रूप में कन्वर्ट होते हैं या देखने को मिलते हैं। क्या विशेषताएं मिलती हैं उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हम पहुंचे थे विंड पर। विंड क्या होती है तो विंड को हमने मैक्रो, मीजियो एंड मिनी टाइप में डिवाइड किया कि किस प्रकार से सबसे बड़ी जो पवनें होती है जिसे प्रिवेलिंग विंड्स कहा जाता है। प्रिवेलिंग विंड्स के बारे में यानी प्रिवेलिंग विंड्स के अंतर्गत हमने ट्रेड विंड्स, पोलर विंड्स एंड वेस्टर्लीज जिसे पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें कहा जाता है के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद आपकी लोकल विंड, मानसूनी विंड्स जो है, उसके बाद फॉन, चिनूक, हरमटन, ये जो अलग अलग प्रकार की जो लोकल लू सीजनल विंड्स जो है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हम पहुंचे थे ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन पर कि आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता के अंतर्गत हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा यहाँ पर हमने लैटेंट हीट को भी इसी के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया था, किसी प्रकार से सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, विशिष्ट जो ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। फिर हम प्रेसिपिटेशन पर पहुंचे थे और प्रेसिपिटेशंस के टाइप यानी हम वर्षण और वर्षण के विभिन्न प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्षण किस प्रकार से होता है और वर्षण किन किन रूपों में हमें देखने को मिलता है। फाइनली उसके बाद 4 यूनिट में लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा साइक्लोन था। साइक्लोन के अंतर्गत हमने एयर की सर्कुलेशन को देखा कि किस प्रकार से जो एयर है वो कन्वर्ज होती है या डाइवर्ट होती है। कन्वर्ज होती है तो क्यों, कहाँ पर लो प्रेशर और कहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, किस प्रकार से वाताग्र बनते हैं और जो एक सर्कुलेटेड फॉर्म जो इनका बनता है जिसे हम साइक्लोन कहते हैं। और साइक्लोन के जो 2 प्रकार है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और इसके साथ साथ टेम्परेट के साथ हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में भी डिस्कस। तो इस प्रकार से हमने टेम्परेट तथा यानी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार से मूव होते हैं, किस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वह आपके पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तथा वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। क्या उनका एरिया रहता है, किस प्रकार से बारिश होती है, क्या नुकसान होते हैं, फायदे होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस किया। तथा हमने उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की क्या विधियां हैं, किस प्रकार से हिंद महासागर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न चक्रवातों का नामकरण किया था। उसके बाद फाइनली हम 5th यूनिट में आते हैं और 5th यूनिट के अंतर्गत हमने हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल के अंतर्गत प्रवेश किया और ये ओशनोग्राफी की ब्रांच के अंतर्गत आता है। ओशनोग्राफी के अंतर्गत हमने सबसे पहले ओशन वाटर का जो टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर को डिस्कस किया। तो टेम्परेचर को हॉरिजॉन्टली यानी हम 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ या 90 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं। तो ये जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन आता है वो किस प्रकार से डब आपके दिखाई देता है तो उसके बारे में डिस्कस किया। तो टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर ये हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर उसके साथ ही हमने वर्टिकली के बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम जैसे जैसे गहराई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो वाटर का है वो किस प्रकार से कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक था वो सलाइनिटी ऑफ ओशन, महासागरीय जल का खारापन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि महासागरों के अंतर्गत जो जल पाया जाता है वह खारा क्यों है, खारेपन के क्या कारण हैं, कौन कौन से
जो मिनरल्स मिलकर इसके खारेपन को बढ़ाते हैं उनका क्या परसेंटेज रहता है, क्या रोल रहता है। उसके बाद हमने ओशन डिपॉजिट्स के बारे में बात किया कि ओशन डिपॉजिट्स कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ओशन डिपॉजिट्स के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। ये सब बढ़ने के बाद हमने ओशन वाटर की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया, ओशन करंट के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी ओशंस करंट जो है यानी विभिन्न महासागरीय जो धाराएं हैं वो किस प्रकार से चलती है और इन महासागरीय जो धाराओं का जो है वो स्वरूप हमें किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। तो मिले जुले तौर पर हमने इतने सारे टॉपिक को डिस्कस किया और इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जैसे कि लास्ट जो अपना ओशन करंट जिसको नहीं लिख रहा है तो ओशन करंट्स को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा टाइड एंड एब यानी ज्वार भाटा का भी इसमें नहीं दे रखा है, तो ज्वार भाटा को भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो पेपर फर्स्ट जो है आपका वो आपको समझ में आया होगा। आने वाली जो क्लासें रहेगी उससे पहले मैं आपको सबसे पहले पेपर का डिस्कशन करूंगा यानी उसकी सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस की चर्चा करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो पेपर सेकंड है और इस पेपर सेकंड में हमें किन किन बातों का डिस्कस करना है।